सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी अब हमारे देश को आजादी दिलाने वाले नायकों का दुरुपयोग कर रही है और इस पर देश में अब एक नई बहस छिड़ गई है। आज आम आदमी पार्टी ने सुनीता केजरीवाल का जो वीडियो संदेश जारी किया है उसमें उनके पीछे दीवार पर शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई थी। इसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। सुनीता केजरीवाल ने इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की इसी कुर्सी पर बैठकर कई वीडियो संदेश जारी किए थे, लेकिन तब इस दीवार पर सिर्फ शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की ही तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज आम आदमी पार्टी ने इन दोनों के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाकर उन्हें भी एक अमर क्रांतिकारी बना दिया और उन्हें आज का भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर बताने की कोशिश की। लेकिन सोचिए, शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल शहीद भगत सिंह कैसे हो सकते हैं? ब्रिटिश हुकूमत ने शहीद भगत सिंह को इसलिए जेल में डाला था क्योंकि वो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल को भारत की ही अदालत ने इसलिए जेल भेजा है क्योंकि उन पर शराब घोटाले में हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाई के लिए लगातार अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक अदालतों ने उन्हें निर्दोष नहीं माना है और दिल्ली हाई कोर्ट में अब भी उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है। लेकिन शहीद भगत सिंह ने कभी भी अपनी फांसी की सजा को कम कराने का प्रयास नहीं किया, उसे टालने का प्रयास नहीं किया। 22 मार्च 1931 को अपनी फांसी से सिर्फ कुछ घंटे पहले जब शहीद भगत सिंह को यह पता चला कि उनके क्रांतिकारी दल के कुछ साथी उन्हें जेल से छुड़ाने की कोई योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शहादत से कुछ घंटे पहले एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि अगर मैं फांसी से बच गया तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा और संभवतः शायद मिट ही जाएगा, लेकिन दिलेरी से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इस क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद के बूते की बात नहीं रहेगी। ऐसा उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था और इस चिट्ठी के कुछ घंटे के बाद ही शहीद भगत सिंह ने सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते अपनी शहादत दे दी। और इसलिए आज आप खुद सोचिए कि क्या शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाना हमारे इन नायकों का अपमान नहीं है? असल में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोच समझकर ये कैमरा फ्रेम बनाया था जिसमें शहीद भगत सिंह के जरिए अरविंद केजरीवाल खुद को एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी और डॉक्टर अंबेडकर के जरिए खुद को गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों का नेता बताना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करते करते आम आदमी पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल की तस्वीर ही उनके साथ दीवार पर लगा दी। लेकिन सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि वो कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, जो सरकार में चल रही भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर राजनीति में आए थे, कभी सत्ता में आने पर बड़ा घर, बड़ा बंगला, गाड़ी नहीं लेंगे, कभी सुरक्षा नहीं लेंगे और कट्टर ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, अगर वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं, एक बड़ा शानदार महल जैसा सरकारी बंगला लेते हैं, उसे महल में तब्दील कर लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, सुरक्षा भी लेते हैं और फिर उन पर शराब घोटाले के आरोप भी लगते हैं, तो क्या वो आज के शहीद भगत सिंह या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो सकते हैं? लेकिन आम आदमी पार्टी अभी शायद ऐसा ही दर्शाने की कोशिश कर रही है। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है।
दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। अब आप संजय सिंह की इन तस्वीरों को देखिए, जिन्होंने शराब घोटाले में मिली जमानत को यानी बेल को अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट बना लिया और आज वो अपने परिवार और पार्टी के लोगों के साथ राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया। जबकि हकीकत यह है कि महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन शराब का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर मुझे पूरे भारत का एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो मैं देश में शराब की तमाम दुकानों को बिना कोई मुआवजा दिए बंद करा दूंगा और ताड़ के तमाम पेड़ों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि आगे चलकर उनके साथ ऐसा होगा। आज इसी शराब के घोटाले में बेल मिलने के बाद संजय सिंह उन्हीं महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शराब का विरोध किया था। हम लोगों ने गांधी जी की समाधि पर यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे राष्ट्रपिता जी, आप जहां कहीं भी हैं, इस सरकार को भी सन्मति दें, इस सरकार को भी सद्बुद्धि दें कि वो इस देश के लोगों की आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आज प्रधानमंत्री मोदी को दिन रात पानी पी पी कर कोसने वाले गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, आज हम आपको भारत की राजनीति की लगातार एक एक करके झांकियां दिखा रहे हैं। भारत की राजनीति कैसे चलती है। पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी तस्वीर BR अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के साथ लगा ली। फिर आपको बताया कि संजय सिंह महात्मा गांधी का ही आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए आज राजघाट पर। अब भारत की राजनीति का एक और रंग आप देखिए। गौरव वल्लभ, जो कि हर स्टूडियो में, हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की आलोचना किया करते थे, आज वो बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और कहा कि वो ना तो कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं की तरह सनातन धर्म के खिलाफ अब और नारे लगा सकते हैं और ना ही इस देश के वेल्थ क्रिएटर्स यानी बड़े उद्योगपतियों को सुबह शाम गाली दे सकते हैं। और इसलिए अब वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए वो काम करेंगे। अब ना तो वो महिलाएं सड़कों पर दिखती है जो सिलेंडर लेके ऐसे फेंका करती थी। सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। देश के लोगों को विष देकर 2 लोगों को अमृत पान कराना अमृत काल नहीं है, वो देश के लोगों के लिए विष काल है। जिन लोगों ने बापू का अपमान किया उनको राजघाट पे बैठाइए और उनके साथ कीर्तन कीजिए, भजन गाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ना खूब खाऊंगा, खूब खाने दूंगा से अब खूब खाऊंगा और मरने दूंगा तक आ चुके हैं। ये प्रभु एक दिन लेक्चर दो ना मन की बात में, ताकि देश का हर युवा इसी रफ्तार से बढ़ जाए। और अगर आप उस दिन गेस्ट फैकल्टी को बुलाना चाहो मन की बात में, तो अडानी जी को बुलाओ। ये जो आपने सारे बयान आज देखे हैं, ये आज के नहीं हैं, ये बीजेपी ज्वाइन करने के बाद के नहीं हैं। ये तब के हैं जब गौरव वल्लभ कांग्रेस में हुआ करते थे और पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते थे, पानी पी पी कर मोदी सरकार को कोसते थे, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे, अडानी का मुद्दा जोर शोर से उठाते थे और आज कहते हैं कि अडानी तो वेल्थ क्रिएटर हैं। और जिन प्रधानमंत्री मोदी का रोज वो आलोचना करते थे, जिनकी, आज कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का संकल्प पूरा करने के लिए बीजेपी में आ गया हूं। तो ये सारे बयान पुराने हैं। अब धीरे धीरे करके उन्हें ये सारे बयान अपने सोशल मीडिया से डिलीट करवाने पड़ेंगे पहले, क्योंकि आज तो ये बात करने की हिम्मत कर नहीं सकते। पुरानी बातें आज हम उन्हें याद दिला रहे हैं। आज उनका जो अवतार है बीजेपी वाला, वो ये है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज उन्होंने
देखिए, बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब वो बीजेपी में मोदी के परिवार का हिस्सा है। पुरानी बातें तो हमने आपको सुनवा दी, अब देखिए दिन और रात में जैसे फर्क आता है, ब्लैक और व्हाइट में जैसे फर्क आता है, आज उनके क्या विचार हैं, अब आप वो सुनिए। क्या देश में वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना उचित है? क्या 100 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हुए हैं, उनको सबको गालियां दूं? क्या देश में अपनी मेहनत से वेल्थ क्रिएट करना गलत काम है? कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के अलायंस के पार्टनर्स सनातन को गाली देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी चुप क्यों थी उसको? तो आप मौन स्वीकृति दे रहे हो। आपको भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलता है, आप कहते मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे मदर मुझे बचपन में एक कहानी सुनाती थी कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के दर्शन जब तक भगवान की अनुमति नहीं होती कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ईश्वर की अनुमति नहीं थी उनको अपने दर्शन देने की। तो गौरव वल्लभ को एक पल के लिए भी कोई झिझक नहीं हो रही, एक पल के लिए भी कोई संकोच नहीं हो रहा, एक पल के लिए भी उनकी जबान अटक नहीं रही है। और आज वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उनका जन्म आरएसएस में हुआ हो और वो जन्म से ही बीजेपी में शामिल हो गए हों, आज ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सोचिए, रातों रात गौरव वल्लभ के जो विचार हैं वो कैसे रातों रात पलटी मार गए। अब उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपको याद होगा कल बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती है कि जिन नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही है, वो नेता डर की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी उन्हें डरा रही है, कह रही है कि अगर पार्टी में कांग्रेस नहीं छोड़ी और बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो हम जेल में डाल देंगे। लेकिन आज आप सबसे हमारा सवाल यह है कि अगर इस राजनीतिक पलायन के पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर है, जेल का डर है, कानून का डर है, तो पिछले 24 घंटे में गौरव वल्लभ और बॉक्सर विजेंदर सिंह बीजेपी में क्यों गए, जबकि इनके खिलाफ ना तो कोई सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, ना इनके खिलाफ ईडी की कोई जांच चल रही है, ना इनके खिलाफ इनकम टैक्स का कोई मामला बनता है, ना इनके खिलाफ कोई और आपराधिक मामला चल रहा है। तो फिर ये नेता कांग्रेस में कैसे चले गए, क्यों चले गए? असल में ये जो नेता हैं ये बीजेपी में क्यों चले गए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए? असल में जिस सच्चाई को कांग्रेस स्वीकार नहीं करना चाहती वो सच्चाई है कि अब उसके नेताओं को भी ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में संघर्ष करके कोई फायदा नहीं है और कांग्रेस पार्टी शायद अब सत्ता में लौटेगी नहीं, इसलिए ऐसे संघर्ष का क्या फायदा। और इसीलिए ये नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, जो बीजेपी के नेताओं का अपमान करते थे, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी का भी अपमान करते थे। ऐसे लोगों को बीजेपी मोदी के परिवार में शामिल क्यों कर रही है? तो बीजेपी की मजबूरी यह है कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी एक राजनीतिक दल है, उसे राजनीति करनी है, उसे सत्ता में आकर सत्ता में बने रहना है, उसकी मजबूरी यह है। और वो इन नेताओं को अपनी पार्टी में स्थान देकर देश में एक माहौल बनाना चाहती है। देखिए, राजनीति में माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हर पार्टी, हर नेता अपना एक माहौल बनाकर रखते हैं। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने एक ये माहौल बनाकर रखा है कि बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। बीजेपी ने अभी से ये पूरा माहौल बना दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भी दोबारा अपनी सरकार बनाएंगे, तीसरी बार बनाएंगे, और इस समय पूरा देश बीजेपी के साथ है। यह माहौल बीजेपी ने बना दिया और इस माहौल को लगातार बनाए रखने के लिए वो कांग्रेस के इन नेताओं को एक एक करके हर रोज एक दो नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और जो नेता पहले बीजेपी की खुलकर आलोचना करते थे, अब उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ऐसा बीजेपी लोगों को बताना चाहती है। और साथ ही बीजेपी इन नेताओं को लोगों के बीच एक्सपोज भी कर रही है। देखिए, ये नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, असल में ये अपने चरित्र को खुद भी एक्सपोज कर रहे हैं। ये दुनिया को खुद भी बता रहे हैं कि इनका चरित्र कितना कमजोर है, क्योंकि जब लोग ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने वाले ये नेता कैसे चुपचाप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इससे इन नेताओं की अपनी विश्वसनीयता
और अपनी नैतिकता पर भी देश के लोग जरूर प्रश्न उठाएंगे। उदाहरण के लिए गौरव वल्लभ ने आज कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और देश के उद्योगपतियों को सुबह शाम गाली नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज हमें मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे और हमें गौरव वल्लभ के ऐसे ढेरों बयान मिल गए जिनमें वो बार बार गौतम अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कहते थे कि देश को ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को ही सरकार अमृत पान कराए, और वो मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार और बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी कहते थे। और राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा था कि जब देश के शंकराचार्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं तो इस पर देश के लोगों को जरूर सोचना चाहिए। यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी, उस मुद्दे पर भी ये बीजेपी के खिलाफ थे। आज ये कहते हैं कि मैं तो राम भक्त हूं, लेकिन आज इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर वो कांग्रेस छोड़ देते हैं और रातों रात बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जब कल रात को ये सोए होंगे तो ये कांग्रेस के नेता थे और जब आज सुबह उठे तो ये बीजेपी के नेता बन चुके थे। अब ना तो वो महिलाएं सड़कों पर दिखती है जो सिलेंडर लेके ऐसे फेंका करती थी। सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। देश के लोगों को विष देकर 2 लोगों को अमृत पान कराना अमृत काल नहीं है, वो देश के लोगों के लिए विष काल है। जिन लोगों ने बापू का अपमान किया उनको राजघाट पे बैठाइए और उनके साथ कीर्तन कीजिए, भजन गाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ना खूब खाऊंगा खूब खाने दूंगा से अब खूब खाऊंगा और मरने दूंगा तक आ चुके हैं। ये प्रभु एक दिन लेक्चर दो ना मन की बात में, ताकि देश का हर युवा इसी रफ्तार से बढ़ जाए। और अगर आप उस दिन गेस्ट फैकल्टी को बुलाना चाहो मन की बात में तो अडानी जी को बुलाओ। तो आज इनके बयान हमने आपको दूसरी बार सुनाए हैं ताकि आप अच्छी तरह से देख लें कि जो इस तरह के जो नेता होते हैं, जो आज इस पार्टी में और कल दूसरी पार्टी में जब चले जाते हैं तो उनकी जो नैतिकता है, उनके जो सिद्धांत हैं, वो कितने कच्चे होते हैं। कांग्रेस में ऐसे लाखों कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन पार्टी की सेवा में लगा दिया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी चुनाव में टिकट नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप गौरव वल्लभ को देखिए, जिन्होंने वर्ष 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इसके 2 साल के अंदर ही वर्ष 2019 में उन्हें झारखंड विधानसभा के चुनाव में जमशेदपुर ईस्ट की सीट से कांग्रेस ने टिकट दे दिया और इन चुनाव में भी उन्हें सिर्फ 18,000 वोट मिले थे और वो एक निर्दलीय उम्मीदवार से चुनाव में हार गए। और इस हार के बाद कायदे से उन्हें फिर किसी और चुनाव में टिकट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने पिछले साल गौरव वल्लभ को राजस्थान की उदयपुर विधानसभा सीट से फिर से टिकट दे दी, फिर से चुनाव लड़ाया और इस सीट से भी वो चुनाव हार गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को इतने सारे मौके क्यों दिए, और वो भी सिर्फ ऐसे वक्त में जब उन्होंने इस पार्टी में सिर्फ 2 साल लगाए थे और 2 साल में भी ज्यादातर उन्होंने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सिर्फ बयानबाजी की थी, ग्राउंड पर जाकर, जमीन पर जाकर कोई मेहनत नहीं की थी। तो बार बार ये जो मौके उन्हें मिले, 2 बार उन्होंने चुनाव लड़े, इसकी एक वजह यह थी कि वर्ष 2019 में एक टीवी डिबेट के दौरान गौरव वल्लभ ने बीजेपी के नेता संबित पात्रा से एक सवाल पूछ लिया था। सवाल था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, जिसके बाद उनका यह वीडियो देश भर में वायरल हो गया और कांग्रेस को लगा कि जैसे इस वीडियो पर गौरव वल्लभ को व्यूज मिले हैं, क्योंकि इस वीडियो पर उन्हें बड़े व्यूज मिले, रातों रात लोग उन्हें पहचानने लगे सिर्फ एक बयान के आधार पर, एक सवाल के आधार पर। और कांग्रेस को लगा कि इन्हें जितने व्यूज मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, चुनावों में उन्हें वोट भी उतने ही मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आज सारी पार्टियों को यह सोचना चाहिए, उनके लिए एक सबक है कि सोशल मीडिया पर व्यूज लेना अलग बात है, सोशल मीडिया पर वायरल होना अलग बात है। व्यूज कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होते, व्यूज अलग होते हैं और वोट अलग होते हैं। अगर व्यूज ही वोट होते तो गौरव जी जो हैं वो दोनों बार चुनाव जीत जाते, लेकिन क्योंकि व्यूज वोट में तब्दील नहीं होते इसलिए दोनों बार चुनाव हारे। अब जब उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था, उन्होंने देखा कि कांग्रेस से टिकट तो हर बार मिल जाता है लेकिन चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो ऐसे टिकट का फायदा क्या, जहां चुनाव तो लड़ो लेकिन जीत ना पाओ।
और उन्हें यह लग गया था कि आगे भी टिकट मिला तो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर वो बीजेपी में आ गए। और यही चीज बॉक्सर विजेंदर सिंह और बाकी नेताओं ने भी की, जिन्हें पहले प्रधानमंत्री मोदी इतने चुभते थे कि ये दिन रात उनके लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की धज्जियां उड़ाते थे। और कांग्रेस में आप जानते हैं, जो नेता प्रधानमंत्री मोदी की जितनी कड़ी आलोचना करेगा, जितना बड़ा अपमान करेगा, कांग्रेस में उस नेता को उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। जितना बड़ा मोदी का अपमान करेंगे, उतना बड़ा इनाम कांग्रेस में मिलेगा। और इसलिए इन दोनों नेताओं को जबरदस्त इनाम मिला। विजेंदर सिंह को भी लोकसभा का टिकट मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। और गौरव वल्लभ के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आज यहां बात सिर्फ बीजेपी की भी नहीं है। बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा है राजनीति में नेताओं के सिद्धांत बदलते क्यों रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो वो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की मांग करते थे और कहते थे कि अगर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके 2 दिन उनसे ढंग से पूछताछ की जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा कि किसने कितना पैसा खाया है। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले में जेल चले गए तो सोनिया गांधी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के समर्थन में खड़ी हुई हैं। आज आप दोनों को एक फ्रेम में देखेंगे और बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी पूरी मदद कर रही हैं सुनीता केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में लोग इस राजनीति की बिल्कुल आलोचना नहीं करते, इस तरह की राजनीति का बुरा बिल्कुल नहीं मानते। और ये नेता भी ये कहते हैं कि राजनीति तो सत्ता का खेल है। और आपने देखा होगा हमारे देश के तमाम नेताओं ने आप सबके मन में एक बात डाल दी है, वो ये राजनीति का नाम है सत्ता में आना। राजनीति सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता है और राजनीति में सब कुछ जायज है। एक और बात वो कहते हैं, राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है। और ये बात वो इसलिए कहते हैं ताकि उन्हें रातों रात अपने सिद्धांत अगर बदलने पड़ जाएं तो उन्हें कोई शर्मिंदगी ना हो। आज आप एक बार सोचकर देखिए कि क्या कोई आम आदमी या कोई आम परिवार अपने जीवन में कभी ऐसा करता है या कर सकता है? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके लिए या आपके परिवार के लिए दिन रात बुरा चाहता हो, बुरा सोचता हो, बुरा बोलता हो, आपको सुबह शाम सिर्फ अपमानित करता हो, वो एक दिन रातों रात आपके पास आ जाए, आपके परिवार का हिस्सा बन जाए, आपके साथ रहने लगे, आपके साथ काम करने लगे और आप वो सारी कटु बातें भूलकर उसे माफ कर दें? हो सकता है कुछ बड़े दिल वाले कर भी दें, लेकिन अक्सर हमारे समाज में जो आम तौर पर आम लोग हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, आम लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं कि अगर उनका कोई जरूरत से ज्यादा अपमान करता है, उनके बारे में बुरा सोचता है, तो वो उससे बोलचाल खत्म कर देते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं और जीवन भर ये रिश्ते दोबारा बन नहीं पाते। बनते भी हैं तो इनमें गांठ रह जाती है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। और आपने देखा होगा आम लोग क्या करते हैं और नेता क्या करते हैं। आम लोग अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं, ऐसे लोगों के यहां आना जाना बंद कर देते हैं। अगर गलती से भी कोई व्यक्ति ऐसे लोगों से बात भी करता है तो उन्हें समाज में अच्छा नहीं माना जाता। उनके लिए कहा जाता है कि क्या उनका कोई स्वाभिमान नहीं जो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को के साथ फिर से रिश्ता जोड़ लिया जो उनका दिन रात अपमान करता था। आपने भी अपने आसपास ये सारी बातें देखी होंगी। वो इसलिए कि नेता चाहे कुछ भी करते हों, हमारे देश में जो आम लोग हैं वो आज भी सिद्धांतों पर चलते हैं। वो आज भी इस चिंता में लगे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे साथ दफ्तर में जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे और हमारे जानने वाले लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा किया तो। लेकिन नेता कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। ये आम आदमी में और नेता में सबसे बड़ा फर्क है। नेता किसी को भी जब चाहे दोस्त बना लेता है, किसी को भी जब चाहे छोड़ देता है, किसी को भी दुश्मन बना लेता है, जो कि आम आदमी नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में आपको कोई गौरव वल्लभ और विजेंदर सिंह नहीं मिलेगा, लेकिन राजनीति ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है और राजनीति को असल में इस सब से यह कहकर परे मान लिया गया है कि इसमें कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज बड़ा सवाल यह है कि जब इस देश में पार्टी बदलने वाले नेता गलत नहीं है, जो नेता पार्टी बदलकर रातों रात दूसरी जगह दूसरे खेमे में पहुंच जाते हैं, अपने विचार बदल लेते हैं, विचारधारा बदल लेते हैं, अपना चोला बदल लेते हैं, लोग बुरा नहीं मानते, फिर भी लोग उन्हें चुनाव में वोट देते हैं और जिता भी देते हैं। देखिए हमारे देश के लोग क्या करते हैं। और देखिए इस बार दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल भी चल रहा है, यानी
इंडियन प्रीमियर लीग भी चल रहा है और पॉलिटिकल लीग भी चल रहा है, और आईपीएल और भारत के चुनाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और इन दोनों का ही फाइनल लगभग आसपास ही होगा। और इसमें विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण अब लगभग पूरी तरह से निकल चुके हैं। यानी ये वाला जो आईपीएल है, पॉलिटिकल लीग का आईपीएल, इसमें मुकाबले जो हैं वो बहुत दिलचस्प नहीं हो रहे, क्योंकि जो टीम है आईपीएल में तो दो दो टीम जब आती हैं तो बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ खेलती है, लेकिन यहां एक टीम बहुत मजबूत दिख रही है, दूसरी थोड़ी कमजोर दिख रही है। आज जम्मू कश्मीर में विपक्ष का इंडिया गठबंधन टूट गया और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी, और अब इंडिया गठबंधन की ये दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, जहां लोकसभा की 5 सीटें हैं। और यहां बात सिर्फ एक जम्मू कश्मीर राज्य की नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन समाप्त हुआ। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम के बीच गठबंधन नहीं हुआ, और वहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। इतने बड़े राज्य में भी इंडिया गठबंधन का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और पंजाब में भी लोकसभा की 13 सीटें हैं, और वहां भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ। तो इन सारे राज्यों में इंडिया गठबंधन की टीम जो है वो फेल हो गई। महाराष्ट्र में भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है, और महाराष्ट्र में अभी विपक्षी पार्टियां अपने हिसाब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती जा रही हैं। और जिस दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड में विपक्षी दलों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बनी भी है, वहां कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। यानी क्षेत्रीय दल जो हैं वो कांग्रेस को पूछ नहीं रहे हैं। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 17 सीटें मिली, बिहार की 40 में से 9, दिल्ली की 7 में से सिर्फ 3, तमिलनाडु की 39 में से सिर्फ 9, झारखंड की 14 में से 7 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। यानी जिन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन करने में सफल हुई, वहां उसे क्षेत्रीय दलों से भी कम सीटें दी गई हैं। तो कांग्रेस कहने को तो राष्ट्रीय दल है, लेकिन इन सारे राज्यों में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी बन गई है। और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर जैसे जो बड़े राज्य थे, वहां तो गठबंधन हो ही नहीं पाया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह गठबंधन सफल नहीं हो रहा है। और इसका नाम तो बहुत अच्छा सोचा गया, नाम उन्होंने शानदार सोचा, क्रिएटिविटी के लिए पूरी दाद देनी चाहिए। इंडिया गठबंधन नाम बड़ा अच्छा था, लेकिन यह गठबंधन धरातल पर लैंड नहीं कर पा रहा है। और यह गठबंधन असल में तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित रह गया है। आज इंडिया गठबंधन क्या है? यह गठबंधन है तस्वीरें खिंचवाने के लिए, यह गठबंधन है रैलियां करने के लिए। नेता तस्वीर खिंचवाने के लिए मंच पर तो साथ आते हैं, लेकिन साथ चुनाव नहीं लड़ पाते, उसके लिए सहमत नहीं है। तो इस तरह की जो फोटो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसके लिए इंडिया गठबंधन बिल्कुल सही है। सारे नेता इकट्ठे होते हैं, एक मंच पर आते हैं, मीडिया के सामने फोटो खिंचवाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, स्टूडियो में इंटरव्यूज देते हैं, बस वहां तक इंडिया गठबंधन सीमित हो गया है। लेकिन ये सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर तो खड़े हैं, लेकिन चुनाव साथ नहीं लड़ पा रहे हैं। कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। मुझे अफसोस है कि मैंने तो कह दिया, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, मगर जो उन्होंने किया और उसके ऊपर से जो उमर साहब की बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी, वो बहुत दिल को खराब करने वाली थी कि पीडीपी कौन है, इनका वजूद कहाँ है, ये क्या है। तो उससे तो उन्होंने हमें बहुत दूर धकेल दिया, हमें तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे भी नहीं माना, और ये कहा कि हम असेंबली इलेक्शन में सोचेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, इनका कंडक्ट कैसा होगा। तो ये तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती थी। तो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, तब हमने आपसे कहा था कि इंडिया गठबंधन के प्राण भी धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन लगातार दिन पर दिन कमजोर हो रहा है, क्योंकि इनके नेताओं में एकता की कमी है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, और एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फोटो खिंचवाने के लिए तो साथ आ जाते हैं, एक मंच पर रैली करने के लिए तो साथ आ जाते हैं, लेकिन चुनाव में एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब हम चुनाव पर हमारी विशेष सीरीज के तीसरे अंश में बीजेपी के प्लान 370 का विश्लेषण करेंगे। ये 370 का जो आंकड़ा है, यह आजकल आप बहुत सुनते होंगे। आपको आज हम बताएंगे कि जिन सीटों पर
कांग्रेस पार्टी पिछले चुनावों में दूसरे स्थान पर रही थी, उन सीटों पर उसे कितने वोट मिले थे। क्योंकि सबके मन में बात आज ये है कि क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर 370 सीटें जीत सकती है। ये जो 370 सीटों का लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य कितना सही है, या सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 370 का लक्ष्य रख दिया गया है। क्या यह लक्ष्य संभव भी है या नहीं है, या सिर्फ हवा में यह लक्ष्य रह जाएगा। क्या बीजेपी 370 सीटें जीत भी सकती है? तो आज उसका जवाब हम आपको देंगे, और सिर्फ आंकड़ों, इसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है, आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में इन सीटों पर जहां जहां कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर रही थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी जीतना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 303 लोकसभा सीट उसने जीत ली। तो इसको, आंकड़े को आप ध्यान से देखिएगा, 303 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी 436 में से, और 72 सीटें ऐसी थीं जिन पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, दूसरे स्थान पर। तो इसको आप याद रखिएगा, इस आंकड़े को। इन 72 सीटों में जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, उनमें भी 50 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में थी। बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर बीजेपी रनर अप रही, यानी दूसरे नंबर पर रही, उनमें हर सीट पर उसे औसतन 4,35,000 यानी लगभग 42% वोट मिले थे। इसका मतलब यह हुआ कि इन सीटों पर बीजेपी ने अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी, और देश में लोकसभा सीटों पर हार के अंतर का जो राष्ट्रीय औसत है, उससे भी कम अंतर से बीजेपी इन सीटों पर हारी थी। उदाहरण के लिए, देश में हर सीट पर हार का अंतर लगभग 2 लाख वोटों का है, लेकिन बीजेपी जिन 72 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, उन सीटों पर उसकी हार का यही अंतर औसतन 1,25,000 वोटों का था। और कई सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतते जीतते रह गई, और इसलिए बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य इसी कैलकुलेशन के आधार पर रखा है। और यह है कि यह 370 सीटों का जो आंकड़ा कैसे बनता है, देखिए। 303 सीटें जो पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी और उसे यकीन है वो फिर से जीत लेगी, और 72 सीटें वो जिन पर बीजेपी पिछले बार चुनाव जीतते जीतते रह गई और दूसरे नंबर पर रही। और इस तरह ये सीटें अगर दोनों आप मिला लेंगे तो ये बन जाती हैं 375, और बीजेपी ने इस बार 370 सीटें जीतने का लक्ष्य इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए रखा है। लेकिन अब आप दूसरी तरफ कांग्रेस के इन्हीं आंकड़ों को देखिए। इसी फॉर्मूले से अब हम कांग्रेस को आंकते हैं। कांग्रेस ने पिछली बार 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 52 सीटें उसने जीती, 421 में से सिर्फ 52, और 209 सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। इसका मतलब यह हुआ कि देश में अभी 209 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस आज भी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, और यह बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन सोचिए 209 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस नंबर 2 पर थी, यानी उसका एक राष्ट्रीय फुटप्रिंट है। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती है कि इन सीटों पर दूसरे स्थान पर रहते हुए भी उसे बहुत कम वोट मिले थे, यानी वो इन सीटों पर दूसरे स्थान पर तो थी लेकिन बुरी तरह से हारी थी। जहां बीजेपी 72 सीटों पर 42% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी, वहीं कांग्रेस सिर्फ 19.7% वोटों के साथ 209 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। तो जहां बीजेपी दूसरे स्थान पर थी उसके पास तो 42% वोट शेयर उसे मिला, दूसरी तरफ कांग्रेस को मुश्किल से 20%। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस 209 सीटों पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन अब भी उसके पास इन सीटों पर इतने वोट नहीं हैं कि वो इन सीटों को जीत सके। और यह बात कल भी हमने आपसे कही थी कि राजनीतिक गणित यह कहता है कि जिन सीटों पर किसी पार्टी का वोट शेयर औसतन 20% या उससे कम होता है, उस सीट पर उस पार्टी की जीत की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इसीलिए बीजेपी के लिए तो उन सीटों पर जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है जहां वो पिछली बार दूसरे नंबर पर थी, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसी सीटों पर जीतना आज भी बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो चुनाव में देखिए अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में फ्रीबीज वाली राजनीति अब कहां तक पहुंच गई है। मुफ्त की जो राजनीति है वो कहां तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली एक महिला उम्मीदवार वनीता राउत ने यह ऐलान किया है कि अगर वो चुनाव जीत गई
और सांसद बन गई तो वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को शराब की बोतलों पर सब्सिडी देंगी, गांव में बियर के बार खुलवा देंगी, युवाओं को शराब के ठेके दिलवाएंगी और उन्हें सांसद निधि के रूप में जो फंड मिलेगा उस फंड से वो गरीबों को राशन कार्ड दिखाने पर मुफ्त शराब बांटेंगी। को लेकर आप चुनाव में उतरिए, बताइए। मैं जहाँ गाँव वहाँ बियर बार, ऐसे मेरे मुद्दे है। इस मुद्दे पे मैं चुनाव में खड़ी हूँ और जो गौर गरीब जनता है उसमें जो अभी सरकार आनंद का शिद्दा दे रहे हैं, वो आनंद शिद्दा के साथ एक बिस्की बिहर सरकार ने देना चाहिए गौर गरीब लोगों को। और जब चंद्रपुर क्षेत्र के लोगों ने अगर मुझे खासदार बना दिया तो मैं उनको आनंद शिद्दा के साथ बिस्की बियर मेरे खासदार निधि से मैं उनको देना चाहूंगी। तो देखिए, हमारे देश में लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे इससे देश पर बुरा असर पड़े, समाज पर बुरा असर पड़े। अब हम आपको ताइवान लेकर चलते हैं। ताइवान में कल आए ताकतवर भूकंप के बारे में बताते हैं, जिसकी इस वजह से चर्चा हो रही है कि रिक्टर स्केल पर 7.4 की तीव्रता वाले इस भूकंप के बाद भी सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई। और पिछले वर्ष तुर्की में जब ऐसा ही बड़ा भूकंप आया था तो वहां हजारों लोग मारे गए थे। आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की और ताइवान में अंतर यह है कि ताइवान ने भूकंप का सामना करने के लिए इतना मजबूत सिस्टम बनाकर रखा, वहां भ्रष्टाचार नहीं है और सिस्टम ऐसा कि बड़े से बड़ा भूकंप भी वहां की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को हिला नहीं पाता। जैसे आप ताइवान की राजधानी ताइपे की इन तस्वीरों में देखिए, जो ठीक उस समय की है जब कल सुबह वहां भूकंप आया, लेकिन वहां ऊंची ऊंची इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इमारतें हिल रही थी लेकिन मौत नहीं हुई लोगों की। यह भी देखिए कि भूकंप की वजह से कुछ इमारतें टेढ़ी भी हो गई, लेकिन वो भी ध्वस्त नहीं हुई और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। जो लोग ऐसी इमारतों में फंस गए थे उन्हें बचाव कर्मियों ने बाद में निकाल लिया। और बड़ी बात यह है कि अगर आप मरने वालों की संख्या देखें तो आपको यह शायद पता भी नहीं चलेगा कि यह भूकंप असल में इतना बड़ा और खतरनाक था। सिर्फ 9 लोग इतने बड़े भूकंप में मारे गए हैं। लेकिन अगर आप इन कुछ तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह कितना शक्तिशाली भूकंप था। जैसे ये देखिए, जिस वक्त भूकंप आया तो वहां सड़क पर बस और गाड़ियां बुरी तरह से हिलने लगी और वो सब रास्ते में रुक गए थे। और ये वहां की एक मेट्रो ट्रेन की तस्वीर मैं आपको अब दिखाऊंगा। कल सुबह 8 बजे जब वहां भूकंप आया तो लोग अपने दफ्तर जा रहे थे और ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, जबकि ये इतना बड़ा भूकंप था। तो ताइवान इस भूकंप का सामना इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने यहां 25 साल पहले आए एक ताकतवर भूकंप से सबक सीख लिया, जिसमें 2400 लोग मारे गए थे और हजारों इमारतें उस समय ध्वस्त हो गई थी। वर्ष 1999 के उस भूकंप के बाद ताइवान ने पिछले 25 सालों में अपनी सारी इमारतों को रीडिजाइन कर लिया और रीडिजाइन करके इतना मजबूत बनाया कि वो बड़े से बड़ा भूकंप झेल सकें। और वहां जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनके भूकंप रोधी होने की नियमित जांच की जाती है। नियमों का कितनी कड़ाई से पालन होता है इस बात से समझिए कि वर्ष 2016 में जब वहां एक भूकंप आया तो सिर्फ एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जो वहां गिर गई थी और कई लोग मारे भी गए थे। और तब इसे बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मुकदमा किया गया और 5 लोगों को जेल की सजा इसलिए हो गई क्योंकि वहां ये बिल्डिंग उस भूकंप में गिर गई थी। और तब से वहां हर बिल्डिंग की हर हफ्ते जांच होती है। जब भी वहां कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है उस कंस्ट्रक्शन की ठीक से जांच की जाती है। उस पूरे इलाके में, पूरे देश में कोई नया कंस्ट्रक्शन ऐसा आ नहीं सकता जिसकी शुरुआती दौर में ही जिसकी जांच ना हो जाए। ताइवान की तरह जापान ने भी अपने यहां 100 साल पहले आए एक शक्तिशाली भूकंप से सबक लिया था और इसके बाद उसने भूकंप से बचने के अपने सिस्टम्स को इतना मजबूत बनाया कि इस वर्ष 1 जनवरी को जापान में जब रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता वाला इतना ताकतवर भूकंप आया तो जापान में भी कोई बड़ी तबाही नहीं हुई थी। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब पिछले साल फरवरी में तुर्की में रिक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया तो वहां 50,000 लोगों की मौत हो गई और 2,30,000 इमारतें ध्वस्त हो गई।
और भूकंप से तुर्की में इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी क्योंकि वहां भ्रष्टाचार की ये इमारतें बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। वहां हर इमारत को बनाने में भ्रष्टाचार होता है। हर इमारत में जो रॉ मटेरियल लगाया हुआ था वो बड़ा कच्चा था, घटिया क्वालिटी का था, क्योंकि बिल्डर को पैसा कमाना था। और ये जो बिल्डर होते हैं ये सरकार में भी रिश्वत खिलाते हैं, पूरे सिस्टम में, प्रशासन में रिश्वत खिलाते हैं, और फिर कमजोर बिल्डिंग वहां पर बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से जब भूकंप आया तो ये सारी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई और 50,000 लोग तब वहां पर मारे गए। इसलिए ताइवान, जापान और तुर्की में आए भूकंप आपको ये बताते हैं कि भूकंप रोधी कानूनों का ईमानदारी से पालन किया जाना कितना जरूरी है। और ये कानून हमारे देश में भी हैं, लेकिन इमारतों को भूकंप रोधी बनाने में ज्यादा पैसा खर्च होता है और लोग पैसा बचाने के लिए अक्सर भ्रष्टाचार का रास्ता पकड़ लेते हैं। तो बड़ी आपदा भूकंप नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी आपदा है भ्रष्टाचार। और आपदाएं तो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन अगर सरकारी सिस्टम ईमानदार हो तो आपदाओं का सामना वैसे ही किया जा सकता है जैसा ताइवान के लोगों ने किया और ताइवान की सरकार और वहां के सिस्टम ने किया। इसलिए आज आपको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि भारत में भी भ्रष्टाचार की बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो भूकंप के एक झटके को भी सह नहीं पाएंगी। भूखा पेट, टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन, ये सब आपको जिंदगी के सबसे बेहतरीन सबक सिखाते हैं।